तो अभी एक बार बताएंगे लाइक रिलैक्स कंपनी पे हम क्या सेल कर रहे हैं पर मंथ? हम अभी 2.5 से 3 करोड़ की सेल करते हैं। 2.5 से 3 करोड़ का? हाँ 2.5 से 3। भाई ऑडियंस बोलेगी ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं। प्रूफ दिखा दें क्या? अच्छा अच्छा, प्रूफ दिखा देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगस्त मंथ सितंबर। अच्छा सितंबर मंथ का। सितंबर मंथ का जो टोटल सेल है 1 CR से ऊपर है। क्या बात है। रिफ्रेश कर लो भाई। कुछ ऐसा बता पाएंगे कि अभी तक कितना आपने अमाउंट बनाया होगा रेवेन्यू? मैं आपको लास्ट ईयर का रेवेन्यू बता सकता हूँ। हमने 22 करोड़ का रेवेन्यू किया था। सेल्स कैसे लेके आते हैं? क्या चैनल्स होते हैं सेल्स के? देखिए सेल्स के हमारे 2-3 चैनल्स हैं जिससे हम सेल्स लेके आते हैं। तो ई कॉमर्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या फिर आपने जो फेस करे हैं इतने सालों में? तो अभी जो लोग देख रहे हैं, क्या उनको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहिए, या जिनको इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई ई कॉमर्स में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो अभी है स्कोप वगैरह है? मैं चाहूँगा जाते जाते आप मेरी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज हो या कोई टिप हो आप दे दो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही कमाल के गेस्ट हैं, क्योंकि ये 2016 से ई कॉमर्स के बिजनेस में हैं और इन्होंने अभी अपना खुद ही पैसे डाल के इन्होंने बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है, रिलैक्स कंपनी, जहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। मिलवाते हैं आपको रिलैक्स कंपनी का फाउंडर से, प्रखर सिंह भाई से। कैसे हैं? थैंक यू सतीश जी मुझे बुलाने के लिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बढ़िया है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए काफ़ी नहीं भाई, आपने समय निकाला, क्योंकि बहुत टाइम से अपनी बातचीत चल रही थी कि आपको फीचर करना है। और पीछे मैंने कुछ ई कॉमर्स वाली वीडियोस करी हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया लोगों को। अच्छा लगा कि हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे रिलैक्स कंपनी। एक बार मैं गाइस आपको दिखा दूँ कि रिलैक्स कंपनी .online भाई की कंपनी है। एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और जब प्रोडक्ट सामने रहता है उसके बारे में बात करने में और मज़ा आता है। तो गाइज आप वेबसाइट देख सकते हो रिलैक्स कंपनी का। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कुछ ड्रेसेस भी हैं, और साथ साथ में मेरे को इतना पता था कि आप पहले पीलो वगैरह भी सेल करते थे। राइट है ना भाई? सिर्फ लड़कियों के लिए बेचते हो आप? हाँ, हम ड्रेसेस में केवल लड़के। लौंडे लपाटे मतलब? लौंडे सबसे, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो लड़कों तो के लिए लड़के जो होते हैं ना आरटीओ बहुत करते हैं, रिटर्न्स बहुत करते हैं। अगर आप लड़कियों के सेगमेंट में हैं तो एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रेस बेच रहे हो ऑनलाइन ई कॉमर्स में, और जो लड़कियां होती है वो अपने आप को ऑलरेडी वो ड्रेस में देख के अपने आप को इमेजिन कर चुकी होती है, और सोचते रहती है कि मेरे पास आएगा तो मैं पहनूंगी, ऐसी दिखूंगी। और लड़के मंगा के पहले चेक करते हैं, पहले चेक फिर रिटर्न मार देते हैं। उन्हें नहीं आया वो भूल भी जाते हैं कि उन्होंने कोई ऑर्डर किया है। तो लड़कियों के सेगमेंट में उतरने का सबसे अच्छा फायदा होता है ई कॉमर्स में कि वो काफी लॉयल कस्टमर्स होते हैं आपकी। ओके, तो अब ये थोड़ा बायस्ड है, मैं लड़कों के वो नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेसमैन के तरीके से तो बात करेंगे ही। हाँ, फायदा क्या नुकसान है हाँ तो पता ही होना चाहिए। और आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। तो शुरुआत कैसे करी थी आपने? ई कॉमर्स में कैसे आए थे आप? मैं भिलाई का हूँ वैसे, भिलाई छत्तीसगढ़ से। डीपीएस से मैंने पढ़ाई करी है। ओके। और वो करने के बाद फिर मैं कॉलेज आया। कॉलेज था मेरा BIT, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से है? हाँ, BE कर रहा था मैं वैसे तो। वहाँ पे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में था मैं, और पढ़ाई कर रहा था और देख रहा था कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनकी जॉब लग रही है 20,000 25,000। मतलब मैंने कहा यार, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी टफ पढ़ाई होती है वो करने के बाद मैं 20-25 हज़ार की जॉब कैसे? ये एक माइंड में ज़रूर था मेरे। तो हुआ ये कि सेकेंड ईयर में हम ऐसे ही, हमारे वहाँ पे चेन ऑफ कॉलेजेस है, तो एक चेन ऑफ कॉलेज में एक, मुझे आज भी याद है, वरुण अग्रवाल बहुत ही जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं बैंगलोर के। बेसिकली वो आए हुए थे एक अपनी स्पीच देने के लिए कॉलेज में। अच्छा। और हम तो मस्ती करने गए थे दूसरे कॉलेज। अब हुआ क्या कि हम वहाँ जाके बैठ गए और उनका देखा हमने कि उन्होंने कैसे जो ड्रॉप शिपिंग टी शर्ट की होती है इंडिया में, वो वरुण अग्रवाल लेके आए थे। अच्छा। आई थिंक उन्होंने 2014-15 अल्मा मैटर करके, बहुत ही जाना माना ब्रांड है उनका। ओके। वो उन्होंने बनाया हुआ था। और उनका जब मैंने पूरा का पूरा वो सुना, तो मैं तो जो मस्ती करने में गया था वो मस्ती दिमाग से निकल गई, और एक नया वर्ड मेरे दिमाग में आया, एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं पता थी तब। तो ये मैं तो बोल भी नहीं पाता। तो वही, हम भी बोल पाते नहीं थे। और कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर ठीक ठाक निकला, सेकेंड ईयर तक पहुँचे, और उसके बाद
जब ये सुना तो मेरा माइंड पूरा बौखला गया भाई, मतलब ये है क्या, ये चीज़ क्या है कि मतलब ऑनलाइन बवाल चीज़ है। बवाल चीज़ें, ऑनलाइन टी शर्ट बना रहा है, बेच रहा है, इतने सारे कॉलेजेस में जाके स्पॉन्सरशिप कॉलेज वाले उन्हें दे रखे हैं, खुद भी स्पॉन्सर कर रहा है। मैंने कहा यार ये तो बंदा ही अलग है। और उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी हुई है, एक कोई अनु आंटी करके उनकी बुक है, मुझे पूरा बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई थी कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते थे और उनकी मॉम की जो दोस्त थी वो थोड़े अगेंस्ट थी, तो ये सब उसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो मैं काफ़ी प्रेरित हो गया उस चीज़ से, और मैंने नेक्स्ट डे इतना प्रेरित हो गया कि मैंने तुरंत एक्शन ले लिया। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उस वक्त, एक तरीके से छोड़ दी, मतलब कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाता था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था मैं। ठीक है, आपको पता ही है कॉलेज कैसा होता है इंजीनियरिंग का, ठीक है लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो पढ़ाई भी आपको दबा के करनी है और पैसे भी आपको दबा के लगाने हैं, वही, और 20,000 की नौकरी लगती है बस। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं गया, मैंने रातों रात मैं आपको बताऊं, मुझे 3-4 दिन लगे होंगे। उस टाइम वर्डप्रेस चलता था। अभी भी चलता है। हाँ, अभी भी चलता है, बट अब तो शॉपिफाई ने इतना टेक ओवर कर लिया है कि वर्डप्रेस, मतलब ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस लोग कम यूज़ करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए लोग यूज़ करते बट उस टाइम पे वो दैट वाज नंबर 1। हाँ, तो उस टाइम मैंने सीखा कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस के बाद उसके अंदर अगर आपको ई कॉमर्स चलाना है तो वो कॉमर्स का प्लगइन आता है। हाँ, वो कॉमर्स प्लगइन। तो ये सारी उस टाइम 2000, मैं आपको जब बात करूँ 15-16 की बात में, तो उस टाइम लोगों को इतना आइडिया नहीं था आपको कैसे वहाँ जाके बेसिकली उस टाइम क्या होता था, होस्टिंग वेबसाइट्स होती थी। आप होस्टिंग वेबसाइट के उसमें जाते थे, लेते थे कि हाँ ठीक है इतने आपकी ऑडियंस आएंगी, महीने भर की ट्रैफिक आएगी, छोटा सा पैकेज ले लिया, उसमें वर्डप्रेस लगा दिया, चालू हो गया। तो ये सारी चीज़ उस टाइम पे जानना बहुत ही बड़ा टास्क हुआ करता था। ठीक है, तो वो रातों रात मैंने सीखना चालू किया। मेरे पास आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में एंट्री किया था, पापा ने मुझे एक आसूस एसएस का लैपटॉप दिलाया था मुझे। एक वही लैपटॉप था, उसमें मैंने पढ़ाई को छोड़ के ई कॉमर्स सीखना एक तरीके से चालू किया। मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस साइड जा रहा हूँ। रातों रात वेबसाइट बनानी सीखी, 2-3 दिन लगे मुझे वेबसाइट बनाने में। फिर उसके बाद एक दोस्त के पास गया, फ़ोटोशॉप सीखा मैंने, फ़ोटोशॉप से थोड़ा कैसे। तो उस टाइम ये कैनवा इतना नहीं चलता था, कुछ ही नहीं था उस टाइम। और फिर मैंने देखा कि टी शर्ट डिज़ाइन कैसे होती है। तो मुझे याद है कि कॉलेज में वो होते थे, क्या नाम है, फेस्ट होते थे। तो मेरा एक दोस्त था जो कॉलेज की फेस्टिवल की टी शर्ट बनाई हुई थी। अच्छा। मैं एक रात उसके घर पहुंच गया, मैंने कहा भाई बता कि तू डिज़ाइन बनाता कैसे है। तो मैंने उसे डिज़ाइन बनाना सीखा। ठीक है, उसके बाद काफ़ी प्रैक्टिस करी। तो पहले वेबसाइट बनाना सीखी, डिज़ाइन बनाना सीखा, फिर मैं वेबसाइट पे डिज़ाइन बना के चढ़ाने लगा। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी यूट्यूब खोला। यूट्यूब में उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ करता था कि आप ऐड बाहर के कंटेंट ज़्यादा आते होंगे, इंडियन कंटेंट थे ही नहीं। केवल एक बंदा था, आज उनका नाम मुझे याद है बट अब पता नहीं वो ऑनलाइन, उसमें मुबैद नाम था उनका। अच्छा। और इंडिया में उस टाइम पे सबसे टॉप का, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग के नाम से टी शर्ट्स ही बिका करती थी। ई कॉमर्स के धंधा, टी शर्ट का धंधा हुआ करता था 15-16, जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप देखोगे बेवकूफ.com भी टी शर्ट उसी टाइम के उठा था। हाँ, ये सब तो उस टाइम एक वेबसाइट हुआ करती थी ड्रीम स्टोर। ड्रीम स्टोर में यहाँ पे कस्टमाइज करता, आप अपना खुद का फेसबुक ऐड अकाउंट का पिक्सल लगा सकते थे, आप उनके प्लेटफॉर्म में भेजिए और उससे जो भी आप कमा रहे हैं आपके। तो ये धंधा मुझे मना, अच्छा ठीक है, मैंने कहा भाई चलो इसको चालू करते हैं। वेबसाइट तो बनाई सीख ली मैंने कहा भाई मैं माल कहाँ से लाऊंगा, बनाऊंगा कैसे, ऐसे डिज़ाइन तो बनानी आ गई मुझे। तो मैंने ड्रीम स्टोर पे पिक्सल लगा के चालू किया था। और उस टाइम भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेरे को ऐड चलाना तो आता नहीं था। तो उस टाइम मैंने फेसबुक में एक लड़के को खोजा जो ड्रीम स्टोर में बहुत पहले सेल किया करा हुआ है। और वो कोई आई थिंक IIT खड़गपुर का कोई बंदा था जो उसने किया हुआ था, वो कॉलेज कर रहा था और एक्स्ट्रा मनी के लिए वो ड्रीम स्टोर में चीज़ें बेचता था। तो मैंने उससे बात करी, भाई यार एक काम करो, आप हमारे लिए कुछ चला दो और हम आपको वो दे देंगे, थोड़े पैसे दे देंगे। ऑल्दो वो इतनी सेल तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन उससे मैंने ऐड चलाना सीख लिया। और उसी तरीके से मैंने ऐड चलाना सीखा, ड्रीम स्टोर पे हमने सेल करना चालू किया। सो ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था। और उस टाइम मुझे याद है कि मैंने अपनी मम्मी से 20,000 रुपये लिए थे ये सब सेटअप करने के लिए। और आई थिंक वो जो पहला महीना था जब एक एंटरप्रेन्योर आया, उससे मैंने देखा, वेबसाइट वगैरह सीखा, उसी महीने में मैंने सारे काम करे। और मैंने नेक्स्ट महीने ये 20 को 40 कर दिया था, और वो 40 80 होता गया, 80 एक साल हो गया। और इस तरीके से मेरी पहला जेल वगैरह टी शर्ट वही आपने बेचा? पहला टी शर्ट हम ड्रॉप शिप करते थे।
और इस तरीके से हमने ड्रीम स्टोर के थ्रू चालू करवा। उसके बाद आगे चल के काफ़ी कुछ कर लिया। आज जो हम शिप रॉकेट जानते हैं, इनका भी एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म हो गया था क्राफ्टली, और उसमें भी हमने लिस्ट किया। आज लोग फ्लिपकार्ट लिस्ट करते हैं, अमेजोन लिस्ट करते हैं, तो उस टाइम क्राफ्टली एक निकल के आया था, जिनका उस टाइम ये था कि बिना, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, टैन हुआ करता था उस टाइम, है ना, तो आपके पास नहीं है, अब जीएसटी आ गया, टैन वैन कुछ भी नहीं है, तो आप उनकी वेबसाइट में बेचना चालू कर सकते हो। ओके। उनका कुछ सिस्टम था जिससे वो करते थे, तो हम क्राफ्टली में लिस्ट हुए, वहाँ से सेल होना चालू हुई, तो वो एक ब्रेक थ्रू था। फिर उसके बाद और हम ड्रॉप शिपिंग में घुसे, तो आज जितनी भी इंडिया में टी शर्ट्स बन के आ रही हैं टॉप ब्रांड की, वो आती हैं तिरुपुर से। तो हमने उस टाइम तिरुपुर के कई वेंडर्स पकड़े, वहाँ ड्रॉप शिपिंग किसी को पता नहीं था। हम उनको कॉल करके पूछते थे कि भाई एक काम करो, मेरे पास ऑर्डर आएगा तो तुम भेज देना। तो इस तरीके से हमने ड्रॉप शिपिंग सेट करी उनसे। तो हमने तिरुपुर के कुछ वेंडर्स पकड़े, उनको यहाँ से डिज़ाइन भेजे, खुद की वेबसाइट में फिर बेचे, और इसमें भी देते थे हम क्राफ्टली, जो इनका मार्केट प्लेस था। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। ग्रेट। तो कॉलेज आपने कंप्लीट करा? ये थोड़ा से विवादित क्वेश्चन है, बट हाँ, मतलब मैंने कंप्लीट तो किया, बट मुझे ये नहीं पता कि शायद मेरी डिग्री आएगी, कभी नहीं आएगी, मुझे पता। पास हो गए थे आप? यार मैंने खोल के नहीं देखा ई कॉमर्स। मुझे याद है कि 2017 मेरा 18 में कॉलेज ख़त्म हुआ था, और मैं इतना उत्सुक था दिल्ली आने के लिए कि भाई इसको आगे बढ़ते हैं। तो मैंने, घर वाले को कहते थे कि कॉलेज कंप्लीट कर लो, तो मैंने पूरे एग्ज़ाम ज़रूर दिए, लेकिन बिज़नेस इतना मेरा अच्छा चलने लगा था, मैं उसके पर्पज़ से यहाँ आ गया। और मैंने आई थिंक मैं शायद पास हुआ, फेल हुआ, मुझे नहीं पता, और मैंने आज तक खोल के नहीं देखा कि मैं पास हुआ कि भी नहीं। मैंने डिग्री आज तक देखी नहीं, मैं पीछे मुड़ के देखा। काम अच्छा चल गया था आपका? काम अच्छा चल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ, बट ये मैंने सारे एग्जाम दिए, मुझे ये नहीं पता कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अभी आते हैं हम रिलैक्स कंपनी पे। तो अभी एक बार बताएंगे लाइक रिलैक्स कंपनी पे हम क्या सेल कर रहे हैं पर मंथ? हम अभी 2.5 से 3 करोड़ की सेल करते हैं। 2.5 से 3 करोड़ का? हाँ, 2.5 से 3। भाई ऑडियंस बोलेगी ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं। प्रूफ दिखा दें क्या? अच्छा, प्रूफ दिखा देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगस्त मंथ सितंबर, अच्छा सितंबर मंथ का जो टोटल सेल है 1 CR से ऊपर है। क्या बात है, रिफ्रेश कर लो भाई। तो एक स्टोर में हम देख सकते हैं गाइस 1,88,000 का सेल है। बाप रे बाप। भाई मार्जिन क्या होता रहेगा इसमें? प्रॉफिट मार्जिन 35 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें, सब टैक्स वैक्स देने के बाद? नहीं, लास्ट पे तो हम 15% बचाते हैं, सब कुछ हटा के। ओके, ऑर्डर्स देख सकते हैं क्या? 6,000 ऑर्डर्स आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप ऑर्डर्स में जा सकते हैं। ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1,500 रुपये। ओके, जो प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे ना उसको हम ब्लर कर देंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे हम टोटल सेल्स दिखा रहे हैं गाइस, और कितने ऑर्डर्स हुए हैं, और आप डेट देख सकते हो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024। ओके, ठीक है। और ये एक स्टोर का है? ये एक स्टोर का है। ओवरऑल आपका जो है 2.5 करोड़ के आसपास? 2.5 करोड़ का। हम मार्केट प्लेस में करते हैं, अमेजोन से भी हमारे पास सेल आती है, फ्लिपकार्ट से भी हमारे पास सेल आती है, और ये आपकी खुद की वेबसाइट की है? ये हमारी खुद की वेबसाइट है। और तो ओवरऑल हम 2.5 करोड़ की सेल करते ही हैं हर महीने। Okay. और जो ओवरऑल है, सब जगह से मार्केट प्लेस हो गया, ये हो गया। तो गाइस भाई साहब ने रिवील कराया, तो इस पर लाइक तो हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस लेके आते रहते हैं और ऐसे इंस्पायरिंग गेस्ट से मिलवाते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री है, फ्री में ऐसा वैल्यू कहीं नहीं मिलने वाला है। तो प्रखर भाई, वैसे आपने इनकम शो कर दी कि इतना रेवेन्यू आप लोग कर रहे हो, तो एक बार आप बताइए कि रिलैक्स कंपनी का ख्याल कैसे आया, कैसे आपने सोचा कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आने हैं? मैं आपको बताऊं, रिलैक्स कंपनी वैसे जो मेरे ख्याल में आया था, इस तरीके से आया था कि मुझे खुद का स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है? मुझे मैं थोड़ा सा इसको समझाएंगे? स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली क्या होता है कि आप पिलो लगा के, जो नॉर्मल पिलो हमारे घर में होती है, उसको लगा के आप नहीं सो सकते, आपके गर्दन में पेन आ जाएगा। ओके। आपके बैक्स में पेन आ सकता है बहुत ही ज़्यादा, और लाइक ये पेन ऐसा होता है कि नॉन वेरिएबल पेन होता है। तो इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आपको काफ़ी यूनिक तरीके की पिलो, ऑर्थोपेडिक पिलोस कहा जाता है इन्हें। ओके। और जब मैं मार्केट में इस चीज़ की रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ऐसे कोई ख़ास ब्रांड दिखे नहीं थे उस टाइम, और ये बात होगी आपकी 2022 की। एंड तब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लेके आऊँ कि
जिससे जिन लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था एक ऑर्थोपेडिक पिलो, हमारी वेबसाइट में भी है, ठीक है। आप एर्गोनॉमिक पिलो नाम है उसे देख सकते हैं। आप वेबसाइट में सर्च कर लो, एर्गोनॉमिक, ERGONOMIC, एर्गोनॉमिक। वैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो ये हमारा एक पहला प्रोडक्ट था जब हमने लॉन्च किया था, ओके। और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। हमने कम से कम 50-60 हज़ार पिलो बेची होगी जब ये एग्जैक्टली लॉन्च हुआ था। तो इस तरीके से, और फिर इसका हमने सोचा कि नाम क्या रखा जाए। तो हमने सोचा कि भाई इससे मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है, हाँ। तो मैंने सोचा इसका नाम रिलैक्स कंपनी रखा जाए। तो इस तरीके से नामकरण, तो स्टार्ट आपने पिलो से करा था? हाँ जी, हमने पिलो से किया था। पिलो से किया था। फिर ये बाकी के प्रोडक्ट्स का ख्याल कैसे आया? जो अब नाम रिलैक्स कंपनी था तो पिलो के बाद और क्या रिलैक्सेशन था, तो हमने डिफ्यूज़र्स में आए। डिफ्यूज़र्स आपको हेल्प करता है काफ़ी रिलैक्स्ड फील कराने में। फॉरेन में एक ट्रेंड था कि आप अगर लेवेंडर यूज़ करते हो रात को सोते वक्त, तो आप अपने डिफ्यूज़र में लेवेंडर की वो डाल दीजिए, फ्रेगरेंस डाल दीजिए, और वो अपने जो अरोमा पूरे आपके रूम में फैलेगी, उससे आपको नींद जल्दी आती है। ओके। तो ये सोच के फिर हम स्लीप के अराउंड सारी चीज़ बनाए थे और रिलैक्सेशन के अराउंड सारी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उस तरीके से हमने डिफ्यूज़र लेके आए। तो ये रिलैक्स कंपनी कब आपने किया था? हमने ये चालू किया था वैसे तो ये रिलैक्स कंपनी का ख्याल जो था वो नवंबर 22 को मेरे दिमाग में आया था। Okay. और प्रॉपर सेल हमने चालू करी थी अप्रैल 2023 में करनी चालू करी थी। मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट इतने कम समय में इतना बढ़िया एक रेवेन्यू करना बहुत बड़ी बात है। कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो हाँ, तो अभी इसको लेके आपने क्या सोचा आगे, फ्यूचर प्लानिंग्स? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि इसको और बड़ा बनाना है और नई कैटेगरीज लॉन्च करनी है। इसको एक इन्वेस्टेबल बिजनेस हमें बनाना है ताकि हम इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट कर सकें और लोगों तक रिलैक्सेशन हम पहुंचा सकें। तो ये मेरा टारगेट है कि आने वाले समय में ये कंपनी, हम पैसे वाइज बोलूँ तो मैं चाहता हूँ ये कंपनी 1000 करोड़ तक भी पहुँचे, बट मैं अभी उतना नहीं सोचना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल 200-300 करोड़ का टारगेट मैं अपने दिमाग में नहीं चल रहा हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। और इस तक पहुँचने के लिए हमें एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बूटस्ट्रैप्ड है ऑलरेडी। तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वही कोशिश है कि हम इसको एक इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाएं, लोगों तक पहुँचाएँ और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम इसमें अच्छा खासा बिट्टा बनाते हैं, 10-15% का बिट्टा हम बना ही रहे हैं। तो हमारा इसमें ग्रॉस मार्जिन है 70 से 80% का ग्रॉस मार्जिन है। बिट्टा में इसमें 10-15% का बनाते हैं, कभी कभी 20% भी बना लेते हैं। सब कुछ हटा के एटलीस्ट उतना तो बचा ही लेते हैं हम। और टीम कितने बड़ी है आपकी? हमारी टीम है 15 से 20 लोगों की टीम है। ठीक है। हाँ, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे वेयर हाउस के लड़के, वेयर हाउस के मैनेजर्स होते हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की हमारी खुद की टीम है। मैं खुद भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखता था काफ़ी समय तक। वही मैं पूछने वाला, सेल्स कैसे लेके आते हैं, क्या चैनल्स होते हैं सेल्स के? देखिए, सेल्स के हमारे 2-3 चैनल्स हैं जिससे हम सेल्स लेके आते हैं। सबसे पहला चैनल तो हमारा मेटा एड्स है, जो मैं आपको अभी, आपने जो लोगों को सेल दिखाई, वो एक तरीके से हम जो ऑनलाइन सेल लेके आते हैं खुद से। खुद उसके एड्स बनाते हैं, क्रिएटिव्स बनवाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर करते हैं, उनको वीडियोस देते हैं बनवाने के लिए, ऑथेंटिक प्रोडक्ट रहते हैं, और वो आता है, वो मेरी टीम प्रमोट करती है, मेटा के एड्स लगाती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और वहाँ से सेल आती है। दूसरी, हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में लिस्टेड है, वहाँ से सेल आती है। और B2B भी हमारा कुछ होता है कि कभी कभी फॉर एन एग्जांपल कईयों को मतलब 200-300 पिलोज़ की रिक्वायरमेंट है, कपड़े की रिक्वायरमेंट है कि हाँ उनके यहाँ कोई रिक्वायर्ड कोई सेल करना चाहता है, तो वो B2B भी हम देखते हैं। तो ये 2-3 हमारे चैनल्स हैं। और फेसबुक पर जब आप सेल करते हो, कॉस्ट क्या पड़ता है आपको? एक अभी मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख रहा था, 1000 से ऊपर का था। हाँ, 1500 के आसपास था। तो क्या कॉस्ट गिरता रहेगा आपको? हमें अराउंड 250 से 300 के बीच का CPA आता है हमारा यूजुअली एक प्रोडक्ट को बेचने का, एक प्रोडक्ट का। तो और ये वैरी करता है, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि हम लोग जो यूजुअली बात नहीं करते हैं, आपको एक चीज़ और यहाँ पे, हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो लोग यूजुअली बात करते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो कॉस्ट है जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, ये सेल लाने के लिए। ये ग्रॉस
सेल की बात कर रहा हूँ मैं। बट जो आपकी नेट सेल होती है, नेट सेल क्या होती है, जो डिलीवर्ड हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, उस पे आपका ROI क्या आता है। तो हम 2.5 से 3 के ROI के बीच में काम करते हैं। तो वो आपका रियल ROS या ROI में बोलूँगा, तो वो उसमें हम काम करते हैं। वैसे हमारा अराउंड 5-6 का ग्रॉस ROS चलता है। मतलब लोग रिटर्न भी करते हैं रिटर्न भी करते हैं। या डिलीवर नहीं हो पाया प्रोडक्ट। हाँ, और ये भी नंबर वेरी करता है। तो ई कॉमर्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या फिर आपने जो फेस करे हैं इतने सालों में? ई कॉमर्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यार? ई कॉमर्स का सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो कोई भी चीज़ इजी नहीं है, सभी चैलेंजेस से भरी पड़ी है डे वन से। ई कॉमर्स में आपका सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो चैलेंज, आपको वेबसाइट बहुत सही चाहिए, ठीक है। आप इसमें हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, हम स्वाइप तो करते नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जो स्क्रॉल वर्दी हो, और 90% से ऊपर 98% जनता मोबाइल की है, बाकी 2 से 3% की जनता है वो डेस्कटॉप वाली है, वो है ना, वो उसको तो आप कैलकुलेट ही मत करिए, ठीक है। तो आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है फर्स्ट डे से स्क्रॉल वर्दी हो, आदमी स्क्रॉल करे और उसे आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए। तो ये पहला है कि आपको वेबसाइट बहुत अच्छी बनानी है, ये आपके पहले चैलेंज हो गए। दूसरा चैलेंज ये हो गया कि आपको आपको क्रिएटिव्स बहुत अच्छे बनवाने हैं, आपको सही इन्फ्लुएंसर हायर करना है, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी सही करनी है, ताकि आप कोई भी इन्फ्लुएंसर पे बेच रहे हो तो वो अच्छा प्रोडक्ट आपको अच्छा प्रोडक्ट उसे लग रहा है और वो उस पर वीडियो बना रहा है, लोगों के पास भी जब वो जा रहा है, तो ये दूसरा चैलेंज हो गया। हाँ, तो आपका प्रोडक्ट वीडियो अच्छी बनेगी, अगर वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, इन्फ्लुएंसर ठीक से नहीं बनाएगा तो उसकी सेल नहीं होगी, क्योंकि उसी में एड्स चल रहे हैं, तो आपकी दूसरी परेशानी हो गई, ठीक है। इसको ठीक करना है आपको। उसके बाद तीसरी परेशानी क्या है, ठीक है, चलो आपने वेबसाइट बना ली, क्रिएटिव बना लिया, ऐड लगा लिया, पुश कर लिया, सेल आ गई। सेल आने के बाद आपको ये देखना है क्या आपके ऑर्डर टॉप टियर सिटीज़ से आ रहे हैं। टॉप टियर सिटीज़ हो गया, मान लो मेट्रो सिटीज़ हो गया, आपकी टारगेट ऑडियंस को है ना। हमारी टारगेट ऑडियंस बेसिकली रेंज करती है वर्किंग ऑडियंस, जो यूजुअली कॉर्पोरेट में काम, ऑफिस वगैरह में काम कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स भी हो गए। यूजुअली हमारा जो रेंज है वो 25 to 45 के बीच का रेंज है जो ही रहता है। और जैसे हमारे पिलोज़ हो गई, वो इससे ऊपर भी जाते हैं, जैसे हम पिलोज़ अगर सेल करते हैं तो इससे ऊपर भी जाता है, 50-60 साल की उम्र के लोग भी। हीरो प्रोडक्ट का क्या? अभी मैं हीरो कैटेगरी बता सकता हूँ आपको। हाँ। और उसमें कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो हमारा हीरो जो प्रोडक्ट है वो हीरो जो कैटेगरी है वो अभी कंफर्ट वेयर है, वो भी वुमेन के सेगमेंट में, क्लोथिंग में दैट इज़ आवर हीरो कैटेगरी। क्या मतलब जो लड़के हैं वो कंफर्ट में ना रहे, आप ये चाहते हो? हम बिल्कुल चाहेंगे लड़के भी कंफर्ट में रहें, बट कुछ महीनों बाद, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है ई कॉमर्स का एक ये साइड है कि जो वुमेन होती हैं उसमें आपके RTO परसेंटेजेस थोड़े कम होते हैं, वो आपकी काफ़ी लॉयल। लड़के यहाँ लॉयल नहीं हैं, लड़के कहीं लॉयल है। ठीक है। तो मतलब लड़के पता है कहाँ पे कंफर्टेबल है, तो लुंगी पहन के कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे कपड़ों की। तो बेसिकली लड़कों के लिए हम प्लान कर रहे हैं, एक हमने SKU भी लॉन्च किया हुआ है उनके लिए भी, बट हम देखना चाहते हैं वो किस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं। 2 से 3 महीने में हम कुछ लड़कों के लिए लोग कहते हैं लड़कों में भी करना है तो किड्स के लिए करो। अच्छा, हाँ, मतलब ये तो बोलते ही हैं, हाँ, क्योंकि किड्स वाले थोड़ी डिसीजन ले रहे, तो उनके माँ बाप डिसीजन ले रहे हैं डिसीजन। वही सीधी सी बात हो गई। एक अभी हमने रिसेंटली फीचर करा था 2-3 महीने पहले कलाकार इंडिया के फाउंडर को, तो उनके भी वो केसेस भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने भी अपने साइट पे सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड ही केसेस रखे थे, तो मैंने बोला भाई लड़कों ने क्या बिगाड़ा है आपका? बोले लड़कों को कवर ओवर से मतलब नहीं होता, उनको डिजाइन नहीं चाहिए होता है, ऐसे सिंपल कवर रखते हैं। तो और मैं आपको ये बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी सबसे ज़्यादा लड़के ऑर्डर करते हैं। अब ये पता नहीं क्या डेटा है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ले लिया, उसके साथ आपको और इंटरेस्टिंग डेटा बताइए आप थोड़ा सा। उसके बाद प्रीपेड जो है, लड़के प्रीपेड, मैंने ये देखा है कि लड़कों के सेगमेंट में प्रीपेड करने से वो थोड़ा वो रहते हैं, वो हिचकिचाते हैं थोड़ा। बट अगर मैं आज ये बोलूँगा कि जो विमेन होती हैं वो थोड़ी केयरफ्री हैं, केयरफ्री नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी उनको ये लगता है कि उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, उन्हें तुरंत चाहिए, ठीक है, तुरंत चाहिए। वो ऑलरेडी इमेजिन कर रही हैं अपने आप को उस कपड़े में, और वो आपका ऑर्डर का वेट कर रही हैं। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है, लड़कों ने कोई एक्साइटमेंट नहीं, ऑर्डर कर दिया, भूल गए, ठीक है, अच्छा आया, अच्छा ठीक है, नहीं आया वापस कर दिया। तो लड़कों के साथ थोड़ा सा ये सेगमेंट है।
बट हम इसको ठीक करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ब्रांड से इस चीज़ को ठीक कर पाएँ कि हाँ भाई नहीं, जेन्युइन प्रोडक्ट है, आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है। तो ये कुछ डेटा हैं जिसकी वजह से हम वुमेन में थोड़ा ज़्यादा हम फोकस्ड हैं। तो पहले हमने कैटेगरी वुमेन की लॉन्च करी, कंफर्ट वेयरिंग। बढ़िया बढ़िया। तो अभी मतलब आपके ब्रांड पे 3 प्रोडक्ट, 3 टाइप के, 3 कैटेगरीज हैं, लाइक एक वुमेन के लिए है, दूसरा डिफ्यूज़र है और एक पिलो है। ये 3 मेजर कैटेगरीज है जिसमें हम रोल आउट कर रहे हैं। और मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा ये जो कंफर्ट वेयर का सेगमेंट है, इस पे हमने काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी हुई है। जो इसमें कपड़ा हम सोर्स करते हैं वो आता है आपका कपड़ा ईरोड जगह एक साउथ में, वहाँ से कपड़ा आता है। और ये इस कपड़े को बोला जाता है कॉटन फ्लेक्स, इसको बोला जाता है मार्केट में, और काफ़ी हाई क्वालिटी कपड़ा होता है ये। इसकी फील ही अलग होती है। मतलब अगर आप अगर आप इसको पहन के बैठ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मतलब बहुत ही एक यूनिक फील देगा, आपको कंफर्ट फील देगा। आपको लगेगा कि नहीं कि आपने कुछ आपके शरीर को बांध रखा है, इस तरीके की फीलिंग नहीं आएगी। बहुत ही उस रिसर्च वे पे इस कपड़ा हमने सोर्स किया है और काफ़ी ध्यान दिया है इस पर, काफ़ी रिसर्च करके लाए हैं। इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल हमने कराए हैं। और तो इस तरीके से हम साउथ से कपड़ा यहाँ लेके आते हैं। यह हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। वहाँ पे हमारे कम से कम काफ़ी टेलर्स हैं जो ऑन रेगुलर बेसिस पे, तो हम इस तरीके से एक लाइफ भी चेंज कर रहे हैं। मैं अगर आपको बात करूँ तो जैसे टेलर्स जो हमारे ब्लू कॉलर उसमें आते हैं और मतलब वो भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि नए डिज़ाइंस आए, अच्छा कपड़ा लोगों को हम प्रोवाइड करें, तो उनकी भी एक तरीके से लाइफ चेंज हो रही है इस सारी चीज़ों से। तो खुद का प्रोडक्शन हाउस है, हमने वो बनाया हुआ है और उससे भी करते हैं। और फिर हमारे जैसे कई सारे वेंडर टाइप्स भी हैं। जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए सूरत से भी कपड़ा बन के आता है हमारा पूरा का पूरा। जो पैकेजिंग वगैरह खुद आप अपने हम सब खुद हैंडल करते हैं। लुधियाना से भी हमारा आता है। ओके, ठीक है। फिर आपका हमारा यहाँ से भी आता है, मानेसर करके हमारे यहाँ जगह है हमारी। जैसे जो पिलोस हमारे जितने कस्टमर्स देख रहे हैं, गुड़गांव के पास मानेसर एक जगह है। अच्छा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका है काफ़ी, वहाँ से हमारी पिलोज सोर्स होके आती है, वहाँ का पिलो का प्रोडक्शन। डिज़ाइन आपने दिया होगा ना कि भाई मेरे को ऐसा है, ये काफ़ी रिसर्च डिज़ाइन है। हमने जब हम ये पिलो लॉन्च कर रहे थे, काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट को हमने अप्रोच किया था। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे इंस्टाग्राम में भी उन्होंने वो आए हैं, बताएं कि इनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। काफ़ी सजेशन लेने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट और कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी हमने कुछ उस टाइम रिसर्च किया था कि क्या ये इस तरीके की चीज़ें काम करती हैं, क्या इसमें शेप की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी रिसर्च करा था और उस तरीके से हमने फिलोज उस टाइम लॉन्च करी थी। और जैसे आपने बताया कि आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी वीडियोस बनवाते हो, तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? वो लोग नाटक करते हैं या फिर बढ़िया काम कर देते हैं, सेल्स आता है उनके थ्रू? हाँ, देखिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज का जो ज़माना है UGC का ज़माना है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। और देखिए हर इन्फ्लुएंसर के साथ अलग वो है, ठीक है। दिक्कतें आती हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट पसंद नहीं। अगर आप बार्टर कर रहे हो तो अगर वो जो प्रोडक्ट बोल रहे हो उसी में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो नॉर्मल आपके दूसरे प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करेंगे, तो कुछ दिक्कतें आती हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर्स भी रही हैं। एक बहुत ही पुरानी फिल्म एंड टीवी की एक्ट्रेस थी, नौहीद नाम है उनका। अच्छा, हमने उन्हें आई थिंक मौला मेरे मौला एक हमारे टाइम पे गाना होता था, तो उसमें वो फीचर हुई थी। तो आई थिंक वो हमारी एक सेलिब्रिटी, सबसे पहली सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर थी। और आई थिंक वो भी उनके मतलब दैट वाज समथिंग मेरे लिए बड़ा मतलब रोंगटे खड़ा कर देने वाला बात था कि उनके तक भी प्रोडक्ट पहुंचा और उनको भी हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वो एक थी, और भी काफ़ी सारी इन्फ्लुएंसर्स जो टीवी सीरीज़ और उसमें आ चुकी हैं, तो हमने किया था काफ़ी। तो और मैंने ये भी देखा है कि जो ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनके इतने ज़्यादा नखड़े नहीं देखे मैंने, छोटे इन्फ्लुएंसर्स के थोड़े ज़्यादा नखड़े देखे हैं। तो आता है, उसके लिए हमारे पास टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो इनसे हैंडल करती हैं, ठीक है, उनसे बात करती हैं। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है इन्फ्लुएंसर वाले में। और क्योंकि सेल भी उनसे आ रही है तो उन्हें हमें अच्छे से ट्रीट भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा से डिपेंडेंसी हो जाती है। अभी एक नील पटेल हैं, बहुत बढ़िया डिजिटल मार्केटर हैं, तो उनका एक डेटा आया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ROI बहुत कम आ रहा है।
अच्छा। हाँ, कि ये लास्ट 1-2 सालों में बहुत बुरा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी जो ऑडियंस है बाय नहीं कर रही है। अगर वो कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो अब ऑडियंस भी इतनी मैच्योर हो चुकी है, उनको भी पता चल चुका है भाई ये प्रमोशन है, उनको आइडेंटिफाई करना इजीली आ रहा है कि ये प्रमोशन कर रहा है, ये मेरे काम की चीज़ है, तो ऑडियंस समझदार हो चुकी है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू सेल कम आ रहा है, आप ऐसा देख पा रहे हो? यार इसमें मैं आपको बोलूँगा, इसमें ना जब भी आप इन्फ्लुएंसर से शूट कराते हो तो एक स्क्रिप्ट होती है, आप उस स्क्रिप्ट को अगर आप फॉलो करवाओगे ना तो मेरे ख्याल से मुझे तो सेल उसी से आ रही है मेजरली। आप अपने तरीके से अगर आप अपने तरीके से शूट नहीं करवा रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सेल नहीं आएगा। जैसे आपको पता है कि अगर मैं मार्केटिंग टर्म्स में केवल बात करूं तो हाँ, चाहे हम कोई भी वीडियो की बात करें यूट्यूब में हो या कहीं भी हो, हम सबको पता है हुक क्या होता है, होल्ड क्या होता है। अगर आपकी स्क्रिप्ट उस तरीके से तैयार है जहाँ पे आप कस्टमर को हुक कर पा रहे हो विदिन 3 सेकेंड्स में, फिर आपको होल्ड कर पा रहे हो आपकी जो 30 सेकंड बड़ी वीडियो उसको देखने के लिए, और ये भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो आई थिंक मुझे लगता है आप उसे सेल निकाल लोगे। तो हम ये चीज़ों को फॉलो करते हैं और मुझे सेल यूजुअली उसी से। मतलब आप खुद इन्वॉल्व होते हो इन्फ्लुएंसर के साथ में अच्छा कंटेंट बनाने के लिए? बिल्कुल, उसके बिना आप उनसे आरओआई नहीं निकाल सकते। ये नहीं कर सकते आप कि आपने प्रोडक्ट भेज दिया, वो जो भी वीडियो बना के भेजेगी आप वो लगा दोगे ऐड के लिए, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे में तो इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करते समय आप खुद रिसर्च करते रहोगे कि भाई इन्फ्लुएंसर का कितना इन्फ्लुएंस है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन इन्फ्लुएंसर के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो आपको सबसे कम सेल देंगे। यही मैं बोल रहा था, जो उसने डेटा निकाला था ना, माइक्रो इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा सेल आ रहा है। एग्जैक्टली, जो ईगर है हाँ काम करने के लिए, क्योंकि वो अपना 100% भी दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। बिल्कुल, नाटक नहीं है। हाँ, नाटक नहीं है। और खुद अगर आप अप्रोच कर रहे हो इन्फ्लुएंसर्स को तो मुझे ये लगता है कि दैट इज़ अ बेटर थिंग। ओके, तो एक चीज़ बताइए प्रखर भाई, आपने जैसे 2023 में शुरू करा इसको, वीलैक्स कंपनी 22 में तो आइडिया आ गया, 2023 में फुल फ्लेज आपने इसको शुरू कर लिया, तो कुछ ऐसा बता पाएंगे कि अभी तक कितना आपने अमाउंट बनाया होगा रेवेन्यू? मैं आपको लास्ट ईयर का रेवेन्यू बता सकता हूँ। हमने 22 करोड़ का रेवेन्यू किया था ओवरऑल, सारे मार्केट प्लेस मिला के, खुद की ओन वेबसाइट मिला के। और आई थिंक फॉर ए ब्रांड जो जिसको एक साल में इतना नहीं हुआ, तो आई थिंक ये एक नंबर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हमने एक नंबर किया था। तो जब कॉलेज में 20,000 का जॉब लग रहा था, हाँ, और ये 22 करोड़ कैसा मतलब फील होता है? मतलब मैं अगर आपको सच बता तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था अपने लाइफ में कि मैं इतना लंबा अभी खींच के आ जाऊंगा। मेरे लिए तो 50,000 भी महीने में कमा लेना उस टाइम बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि कमा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये लगता है कि ये एम्बिशन कैसे आया मोटा पैसे कमाने का? ये एम्बिशन जो कॉलेज में वो देखा उसके वजह से या फिर बाद में? पहला तो वो था। हाँ। दूसरा मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हूँ 2-3 लोगों से। एक मार्क ज़करबर्ग है, उनका मैंने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी थी। दूसरा मैंने स्टीव जॉब्स की वो देखी थी कि वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। तो सेकंड वाज हिम। और थर्ड अगर मैं जो मुझे ये दोनों से भी ज़्यादा जो सबसे पहला बंदा था जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था वो है रितेश अग्रवाल। अरे वाह, रितेश अग्रवाल जी की भी कहानी है जो उनसे मैं मोटिवेट हुआ था। वो आई थिंक ही इंडिया के सबसे पहले बंदे हैं जो थील फेलोशिप होती है, वो आपको तभी फंड करते हैं। पीटर थील नाम है उनका, उनकी एक बुक भी है 0 to 1। वो उन्हीं स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, उसी फाउंडर पे फंड लगाते हैं जो ये रिस्क लेने को रेडी है कि वो स्टार्टअप बनाएगा अपना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के। तो मैं भी उस टाइम ये था कि हाँ, मैंने आइडिया सबमिट किया था थील फेलोशिप में, ऑल्दो मेरा नहीं हुआ, कि अगर मेरा आ गया तो मैं रेडी था पढ़ाई छोड़ने की, ड्रॉप कर दूंगा। तो रितेश अग्रवाल इंडिया के पहले बंदे थे जो थील फेलोशिप में हुए थे। और ओयो की जो जर्नी है, मैंने देखा कि एक उड़ीसा का बंदा वहाँ से निकल के इतने इतना हाई नेटवर्क बना लिया उन्होंने, इतने वैल्यूएशन बना लिया। ओयो आज चाइना में है। चाइना में स्टार्टअप पेनिट्रेट नहीं कर पाए, ओयो पेनिट्रेट कर गया। ओयो यूएस में है, ओयो इंडिया में कितना फैला हुआ है। तो मैं मानूंगा कि हाँ, रितेश अग्रवाल एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ। और वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मतलब मुझे कॉलेज के टाइम से ही एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ने लगे थे, उनको समझने लगे। मैं पढ़ रहा था उस टाइम से कि कौन क्या कर रहा है मार्केट में। तो रितेश अग्रवाल एक ऐसे थे जो उस टाइम तो एंटरप्रेन्योरशिप की, शायद आपको भी याद होगा सतीश भाई, कि उस टाइम इतना कोई बात ही नहीं करता था, कोई भी बात नहीं करता। मैंने बोला तो मेरे को तो बोलने नहीं आता। हमें भी नहीं आता था।
ठीक है। तो पैसे को लेके आपका क्या माइंडसेट है? मतलब पैसे कमा रहे हैं तो उड़ाने चाहिए, खर्च करने चाहिए क्या? मुझे लगता है 30, जब तक आप 30 टच नहीं हो जाते। कितने साल के हो आप? मैं 27 साल का हूँ। ठीक है, मेरे से छोटे ही हो। आप बड़ी भाई हमारे, ठीक है। तो जब तक आप 30 के नहीं हो जाते, मुझे ऐसा लगता है पैसे तो आप फोड़ रहे हो। नहीं 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 मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप 30 के टच नहीं हो जाते तब तक तो आपको पैसे उड़ाने चाहिए, क्योंकि ना जब तक आप पैसे खर्च। बट लोग बोलते हैं कि अभी जैसे आपका पीक टाइम चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, तो थोड़े पैसे बचाओ, नहीं तो फिर बाद में अगर डाउनफॉल आया या फिर कुछ ऐसा। थोड़े थोड़े पैसे बचा लो, जैसे मैं ही बचाता हूँ। जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ, बट मैं पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उससे कुछ अभी फ़िलहाल मुझे कुछ उससे बड़ा अपना पर्सनली वो नहीं करना है। मेरे लिए मेरी कंपनी एक बच्चे के तरीके से, मैं उसी में सारे पैसे अपने डाल देता हूँ। हाँ, डालने को सोचता हूँ, डालता भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो भी फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ वो मेरे इमरजेंसी फंड्स है। कल को कंपनी ऊपर नीचे होती है तो मैं शायद उससे कुछ पैसे निकाल के हेल्प आउट कर सकता हूँ। अभी जो मेरे पैसे का रोल है कि इस कंपनी को बड़ा बनाना है, इन्वेस्टेबल बनाना है। पैसे आगे चल के निकालेंगे जब वैल्यूएशन कंपनी की बहुत हाई हो जाएगी। आपके अमाउंट सोचा है आपने? आई थिंक जो जब ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आई थिंक मेरे दिमाग में कोई अमाउंट नहीं है। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पहुँच सकूँ, तो अमाउंट देयर इज़ नो लिमिट इन दैट। ड्रीम्स क्या क्या है आपके, थोड़े बताइए। ड्रीम्स मेरे, जो आप करना चाहते हो अपने। मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ, ठीक है। घूमते भी हो आप? हाँ, मैं हर जगह घूमना चाहता हूँ। हर जगह ये जाके देखना चाहता हूँ कि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नए आइडियाज़ हैं, क्या और नए आइडियाज़ पे वर्क किया जा सकता है। आई थिंक मेरा थोड़ा माइंडसेट वैसा है कि मुझे नई चीज़ जो हो रही होती है उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट फील होता है। तो एक ये है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पेरेंट्स के लिए मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा घर हो। ये सारी मेरे ड्रीम्स है कि अच्छा घर हो। 22 करोड़ में तो गोल्फ कोर्स पे मिल जाएगा। तो यार वो रेवेन्यू है, मैं ये बोलूँगा, बट हाँ ठीक है। नहीं, जब आप एग्जिट लोगे अगर, हाँ वो अलग बात है, तो पैसा ही पैसा होगा। हाँ मतलब हो सकता है पैसा तो पैसा, बट हाँ मतलब ये है कि इतना सोचा नहीं है। तो एग्जिट पे मैं बेसिकली नहीं सोचता हूँ खुद को लाइक इंस्पायर रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ करते हो आप? यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ मेडिटेट करता हूँ, और आई थिंक वो आपका दिमाग शांत रखता है थोड़ा, ठीक है। कोशिश करता है कि आप जिस उसमें निकले हो उसमें मोड। और मैं काफ़ी बायोग्राफीज देखता हूँ एंटरप्रेन्योर्स की जो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं। एक बहुत ही पुराना पिक्चर है इनका, जेफ बेजोस का। वो अमेज़ॉन के ऑफिस में कोई नहीं है, एक पिक्चर उनकी बड़ी फेमस है। हाँ, और वो बैठ के काम कर रहे हैं। तो इनकी बायोग्राफीज देखना, ये सारी चीज़ समझना, आई थिंक वो मुझे काफ़ी मोटिवेटेड रखता है कि और ई कॉमर्स और बिजनेस के लाइन में ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव होते रहते हैं, तो काफ़ी नीचे का भी देखना पड़ता है आपको, काफ़ी हाई जाता है तब भी आपको काफ़ी ग्राउंडेड रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और आई थिंक मुझे ये लगता है कि मेरी जो परवरिश हुई है मॉम एंड डैड ने जो मुझे दी है, काफ़ी ग्राउंडेड रखा है मुझे चीज़ों को लेके। तो मुझे ये चीज़ मोटिवेट। और मैं जब नया नया यहाँ आया था तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम का जो स्ट्रगल है, एक लोअर मिडिल क्लास से उठ के यहाँ आना। और मुझे याद है कि जब मैं ऑफिस जाता था उस टाइम हमने मतलब यहाँ जब दिल्ली आया था तो स्टार्टअप करने के पैसे तो छोड़ दो, आपकी रहने के खर्चे वो होते थे। तो मुझे याद है कि आज भी सुबह जब मैं ऑफिस जाता था तो एक जूस पीता था और एक चोको पाई आता है 5 रुपए का, सबको पता है। एक चोको पाई खाया, जूस पिया और ऑफिस चले गए। तो ये सारी चीज़ें देख के आए हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम कम में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। और शाम को एक लंच कर लिया, 2-3 पराठे खा लिए रोड साइड से, छोले कुलचे मिलते हैं दिल्ली में यार, ठीक है। तो छोले कुलचे खा लिए और मेरे ख्याल से रात को तो कभी खाना खा लिया नहीं खा लिया, इस तरीके से हमने काटा है स्टार्टिंग का। ये 2017-18 की बात है। तो हमने वो चीज़ मैं देख के आया हूँ, तो मुझे ये लगता है शुरू से ही पेरेंट्स के साथ रहते थे आप? नहीं, शुरू कॉलेज तक हम पेरेंट्स के साथ रहे भिलाई में। हाँ, उसके बाद फिर मैंने जितने पैसे जोड़े अपने, उस टाइम जो भी धंधा चलाया, वो सारे पैसे लेके मैं दिल्ली आ गया था। तो यहाँ पे चालू किया, कुछ चीज़ें काम करी नहीं करी। आई थिंक इसके पहले मेरे
3-4 फेल्ड स्टार्टअप्स रहे हैं, उसके बाद अब ये आया है। तो ये है कि हाँ, स्टार्टिंग से ऐसा कुछ। फिर पेरेंट्स को मैं अभी 2-3 साल हो गए उनको यहाँ जब मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा स्टैंड हो गया, तो मैं उन्हें लेके आ गया अपने यहाँ। तो हाँ, तो मतलब उस टाइम अकेले रहे, स्ट्रगल किए, यहाँ तक पहुँचे। तो एक सवाल लोगों के मन में भी आ रहा होगा, मेरे भी मन में आ रहा है कि जैसे आपने 2016-17 में ई कॉमर्स के फील्ड में घुस गए थे आप, तो आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, फिर जाके आपने अभी लास्ट ईयर एक ब्रांड अपने शुरू करा और सेल भी हुए। तो अभी जो लोग देख रहे हैं, क्या उनको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहिए, या जिनको इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई ई कॉमर्स में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो अभी है स्कोप वगैरह है? मुझे लगता है स्टार्टअप का समय तो अब चालू हुआ है, और आगे के 5 सालों में स्टार्टअप्स बहुत ग्रो करने वाले हैं। शार्क टैंक का सीजन सभी देख रहे हैं, ठीक है। शार्क टैंक में लोग आ रहे हैं, उससे लोगों की प्रेरणा बढ़ रही है कि कुछ ना कुछ करना है, आइडियाज़ भी आ रहे हैं। आइडियाज़ भी आ रहे हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि जो स्टार्टअप आप ऐसा करो कि जो आपको ना, मतलब आपको लगता है ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं भी कर रहे हो, अगर आप कोई आपका मिलता जुलता भी आइडिया है किसी से, तो आप उसको एग्जीक्यूट अच्छा करो, ताकि आप उस लेवल पे पहुंच पाओ कि आप उसको अच्छा बना सको। ये मैं बोलूँगा कि ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग देखो, जिसमें 2 माइंडसेट है कि आपको पैसे कमाने हैं या आपको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाएंगे तो भी तो पैसा बनाएंगे। ब्रांड में आज पैसा नहीं है, मतलब बाद में फ्यूचर में पैसा, क्योंकि आप कोई चीज़ बड़ी बना रहे हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, अलग है। इसमें ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में ही कि आप तुरंत बना सकते हो। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि लॉन्ग टर्म गोल है। मैं लॉन्ग टर्म गोल में चल रहा हूँ कि मुझे आगे के 3 से 5 साल में इस ब्रांड को कम से कम 400-500 करोड़ का बनाना है, और 1000 करोड़ तक भी लेके जाना है। कोई डर नहीं लगता कि मेरी चीज़ें लोग कॉपी कर लेंगे, या कोई बड़ा ब्रांड आके वैसे ही प्रोडक्ट देने लगा मार्केट में? मुझे ये लगता है मार्केट में इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हमारा परसेप्शन है कि ऐसा कि कोई बड़ा, ये सब परसेप्शन है। आप ये देखो कि टूथपेस्ट एक ही ब्रांड बेचता है क्या? कोलगेट भी बेचता है, पेप्सोडेंट भी बेचता है, और बीच में रामदेव बाबा जी है, उनका भी चलता है। तो अब ये सोचे कि भाई ये मार्केट में मैं बेच ही नहीं सकता, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट के कितने सारे ब्रांड हैं। आज हम टी शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, कितने, ज़ारा है, H&M है, फिर हमारे क्या बोलते हैं लोकल रिलायंस के ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोकल नहीं बोलूँगा, मतलब इंडिया वाइड कम बजट वाले, है ना, वो भी हैं, सारे चल रहे हैं, सारे ही चल रहे हैं। तो ये सोचना बड़ा वो है कि हर तरह की ऑडियंस भी, हर तरह की ऑडियंस है। और अगर मैं आपको बोलूँगा, जियो के आने के बाद जो लोगों का और कोविड स्पेशली होने के बाद लोगों का मोबाइल में पेनिट्रेशन काफ़ी हाई हो गया है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे ऐड देख रहे हैं, आपका 13-14 साल के बच्चे कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कर देते हैं। और आपको ये लगता है कि अभी जो सेल्स आ रहे हैं ज़्यादातर डिस्कवर मोड में आ रहे हैं, मतलब लोगों के फीड में कोई चीज़ आ रही है, उनको अच्छी लग रही है तो ऑर्डर कर रहे हैं। पहले सर्च करके हम कोई चीज़ रहता था, शॉपिंग करते थे, अभी ज़्यादातर अरे यार ये बड़ी सही चीज़ लग रही है, ये हमारे फीड में आ गया, तो इस समय सेल्स भी मतलब बढ़ गए हैं। हम भी वही करते हैं। हमारा जो इनिशियल कस्टमर ऑनबोर्ड होता है वो पुश मार्केटिंग का है। पहले हमने दिखाया, लोगों को एक्साइट किया, और वहाँ से प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही समझना है इस चीज़ों को, लोगों को लग रहा है कि मैं कौन से कैटेगरी में जाऊँ, चलो मैं लोगों के लिए भी बात करता हूँ, क्योंकि जिनको स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि मैं वो सोचते हैं कौन से कैटेगरी में जाऊँ, किस में जाऊँ, बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है उनको, ठीक है। और अगर वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि उन्हें कोई ब्रांड बनाना, तो मैं बोलूँगा कि कुछ नहीं, अगर आप यूएस का ट्रेंड होता है, जो भी यूएस का आज ट्रेंड है, वो 4 से 5 साल बाद इंडिया में आएगा, ठीक है। ये मैं 3-4 बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रेरणा ले सकते हो, इंडिया में ला सकते हो, और एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो। आज मैं बोलूँगा स्लीप का बहुत बड़ा मार्केट है यूएस में, और इंडिया में आने वाला है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो वहाँ पे स्लीप की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्लीप पे जो काम कर रही हैं, ठीक है। और फैशन इज समथिंग विच विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल। आप फैशन में तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। कपड़े एक नेसेसिटी है, कोई बंदा कपड़ा पहनना तो बंद नहीं करेगा, ठीक है। और कपड़ों में भी हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, ये तो आदमी बोर हो जाता है सेम कपड़े। एग्जैक्टली। तो आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। आप कपड़ों में कई सारी नीश पकड़ सकते हो, पार्टी वेयर में काम कर सकते हो, आप रेगुलर वेयर में काम कर सकते हो,
आप यूनिक डिज़ाइन ला सकते हो। एक चीज़ मैं पूछा, क्वालिटी को लेके आप कैसे एश्योर्ड होते हो कि यार एक क्वालिटी हमने बेस्ट क्वालिटी दिया है, अपने जान में हमने बहुत अच्छा बनाया है? अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं हम पहले से ही अच्छी क्वालिटी कर रहे थे, नहीं, ऐसे नहीं होती क्वालिटी इम्प्रूव। पहले हम कुछ फैब्रिक सोर्स किया हमने, ठीक है, पहले कुछ प्रोडक्ट सोर्स किए, उसको वो लोगों तक गए, ठीक है, और हमने खुद उसका QC किया। फिर लोगों के कुछ रिव्यूज़ आए, कुछ लोगों ने रिफ़ंड मांगा, हमने रिफ़ंड किया, हमने समझा कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है। फिर जब उसका सेकंड प्रोडक्शन टेक प्लेस किया, उसमें हमने चीज़ें और बेटर करी, फिर लोगों का फीडबैक लिया, चीज़ें ठीक करी, खुद भी QC चेक किया। तीसरे चौथे बार में जाके प्रोडक्ट ठीक होता है जहाँ तक। और उसमें और ये भी है कि आपको प्रोडक्ट जो आप ठीक कर रहे हो, प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक कर रहे हो, लोगों को पे तो उतना ही करना है, आपका सोर्स उतने में हो रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है, खर्चा आपका बढ़ रहा है, और आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी सही रखना है ताकि आप लोगों तक पहुंचा पाओ, ठीक है। लोगों को लगता है कि अरे यार इसको तो इतने, आपको शिपिंग कॉस्ट लगता है, हमारी मार्केटिंग लगती है, आप लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट का कॉस्ट लगता है, ये सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट भी उतने में आ जाए, जो मटेरियल सोर्स हो रहा है वो भी उतने में आ जाए, और बेस्ट क्वालिटी हो। तो ये इसका प्रोसेस है, आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, रिव्यूज़ लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट ठीक करना पड़ेगा, उसी रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब धीरे धीरे करके आप ज़्यादा प्रोडक्शन देते हो तो उससे भी आपके जो मैन्युफैक्चरर कम आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको कॉस्ट कम पड़ता है, तो वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है। फर्स्ट डे से आपको नहीं पता था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बट हम ये कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी लेके आ रहे हैं। उसके बाद में अगर उसमें कुछ कंप्लेंट्स हैं तो हम उसको ठीक करते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक होती है। फर्स्ट डे से आप कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं हो सकते। एक सवाल और है कि भाई जैसे आपने ब्रांड बनाया, बहुत सारे लोग ऐसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर एक जेनरिक नाम रख देते हैं। जैसे एक हमारे भाई आए हुए थे, रोहित भाई, तो उनका कुछ तो था मोबाइल केसेस, मिलियन केसेस करके। तो मिलियन केसेस एक ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लोग उसको रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, इतना याद नहीं रख पाएंगे एक ब्रांड के तौर पे, है ना। कोई भी दूसरा मिलियन केस है तो किसी ने मिलियन कवर बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया मिलता जुलता। आपने जैसे रिलैक्स कंपनी बनाया है, अब जैसे आपके प्रोडक्ट पे कोई जैसे किसी को पसंद नहीं आया, उसने हेट कमेंट कर दिया, या फिर यार बहुत घटिया प्रोडक्ट है, तो कैसी फीलिंग होती है आपकी? यार एज ए फाउंडर अगर बोलो तो मुझे तो इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दिन रात की मेहनत गई हुई होती है, काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं पुराने। पहले तो बुरा लगता है, बट फिर हम उसे कोशिश भी करते हैं रिजॉल्व करने के लिए कि क्या हुआ किसमें। तो हाँ, तो फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो इम्प्रेशन थोड़ा वो रहता है कि हाँ, दुख तो होता है कि अच्छा ये कैसे हो गया, बट दुख होना एज सेकेंडरी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं कि हाँ ठीक है, इसको बेटर कर सकते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि लोग ऐसे ही हेट कमेंट कर देते हैं कि भाई कई लोग तो ऐसे है कि भाई कपड़ा मंगाया, पहना, और बोले अब पसंद नहीं आया, भेज दिया, तो पहने हुए कपड़े भेज देते हैं। फिर या फिर ये भी है कि किसी को अगर कुछ खराब लगा तो उसने बोल दिया, लेकिन किसी को अच्छा लगा तो उसने बोला ही नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इतने ज़्यादा हम ऑर्डर करते हैं, जिनको प्रोडक्ट ख़राब लगता है पहले बोल देगा, वो पहले ही बोल देगा, लेकिन जिनको अच्छा लगा वो बहुत ही रेयर कमेंट करते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बता दिया करो, मज़ा आता है इधर पढ़ के। बताते नहीं हो, देख के निकल जाते हो। कमेंट करो, अभी कमेंट करो, और प्रखर भाई के लिए भी कुछ कमेंट करना, ठीक है। प्रखर भाई, वैसे मज़ा आया आज के एपिसोड में, बहुत कुछ जानने को मिला, एंड आपकी जर्नी बड़ी कमाल की है। तो आई होप कि ऑडियंस को भी आपकी स्टोरी ने इंस्पायर किया होगा। मैं चाहूँगा जाते जाते आप मेरी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज हो या कोई टिप हो, आप दे दो। मैं काफ़ी आज मैं आपको बता सकता हूँ, अगर किसी को भी ई कॉमर्स चालू करना है तो मैं उनके लिए एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता सकता हूँ कि उसको किस तरीके से वो ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है। बहुत ही आसान है आज के ज़माने में ई कॉमर्स चलाना। ये आज 2015-16 नहीं चल रहा है। आज के ज़माने में अगर ई कॉमर्स आपको स्टार्ट करना है यार, आपको क्या करना है, आपको एक शॉपिफाई लेना है। शॉपिफाई महीने का खर्चा कितना रहता है? 1500 रुपये का बेसिक प्लान, आपने वो ले लिया। आपको एक डोमेन लेना है, डोमेन आप नेमचिप या गोडैडी में जाके देख सकते हो, ऑल्सो स्पॉन्सर्ड नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गोडैडी या नेमचिप से जाके ले सकते हो, तुरंत इंटीग्रेशन में आता है। आपने डोमेन लिया, डाल दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएटिव बनाना है, आपको वेबसाइट बनाना है। आप कैनवा गए, कैनवा का प्रो ले लिया, 500 रुपये का महीने का होता है। लेकिन पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करना है। तो ठीक है, आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, चलो ये उसकी बात की कहानी है, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर भी मैं बात करता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो मैं अभी वेबसाइट बता रहा हूँ कि एक आदमी को ब्रांड लॉन्च करने में क्या क्या लगता है। आपने कैनवा का प्रो लिया, कैनवा के प्रो 500 रुपये महीना का चार्ज करता है, ठीक है। तो 1500 की आपकी शॉपिफाई हो गई, 500 के 2000 का खर्चा हो गया महीने का। 2000 रुपये में आपकी वेबसाइट आ गई, डोमेन आ गई, कैनवा से आपने वेबसाइट की क्रिएटिव निकाल लिया, ठीक है।
आपको जाना है मेटा में, अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना लिया आपने, उसको कनेक्ट कर दिया इससे पिक्सल एक्सेल लगा के, और उसके बाद आप क्या नाम है, कोई भी अपने कैनवा से ही आपने आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्रिएटिव बनाया और उसका ऐड लगा दिया, आपका कल से ब्रांड चालू हो गया। तो कितना खर्चा आया आपका? मुश्किल से 3-4 हज़ार में आप 3-4 हज़ार में आप एक वेबसाइट बना के शुरू कर सकते हो, ठीक है। और बाद में आप जो भी आप ब्रांड सोच रहे हो उस नाम से, या तो आप अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड जाओ, ठीक है, वो इन्वेस्टेबल होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क वगैरह भी तो लेना पड़ेगा। आपको ट्रेडमार्क लेना होता है। देखिए स्टार्टिंग में इतना नहीं सोचना है कि हम ट्रेडमार्क ले लेंगे। जब आपके पास सेल आने लगे, प्रोडक्ट हिट करने लगे, तब आप सोचो कि हाँ ठीक है ट्रेडमार्क ले लेता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाऊँगा, तब इतना जब आपकी सेल इतनी बम्पर हाई जाने लगे तब आप ये सब सोचो। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं सोचना। स्टार्टिंग जीएसटी शुरू में लेना पड़ता है। जीएसटी आप ले लीजिए। आप इस पे भी 3 है जो यूजली लोग लेते हैं, प्रोप्राइटरशिप लेते हैं। अगर आपको क्या नाम है, आपको इतना ब्रांड नहीं बनाना, आपको नॉमिनल रखना है, बहुत फ्री में बन जाता है यार, जाके खुद के जीएसटी पोर्टल में जीएसटी बन जाता है, आप जाके कर सकते हो। तो प्रोप्राइटरशिप में बना लो, या आपको अगर कंपनी में जाना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड चले जाओ, ठीक है। प्राइवेट अगर आपको इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड में जाओ, मैं सजेस्ट करूँगा, वही इन्वेस्टेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक जीएसटी चाहिए, वेबसाइट चाहिए, कैनवा का प्रो चाहिए क्रिएटिव के लिए। पहले तो मुझे लगता है प्रोडक्ट बहुत ही क्रूशियल है कि क्या हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, है ना। तो अब ये मैं ये बोलूँगा कि हर कोई इंसान एक बैकग्राउंड से आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि आप क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट है आसपास जो आप बेच सकते हो। अब जैसे एक हेयर ऑयल का मैंने इंस्टाग्राम में काफ़ी बहुत पहले एक ब्रांड देखा था, उसमें एक महिला है, उन्होंने चालू किया था, उनके दादाजी हेयर ऑयल बनाते थे, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि भाई ये हेयर ऑयल वो लोकली बना रहे हैं, लोकली लोगों को फ़ायदा कर रहा है, क्यों ना मैं इसके ऊपर ब्रांड बना दूँ। इस तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट और रिसर्च करना है तो बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। जैसे यूएस में टिकटॉक बहुत चलता है, तो आप पीपी एड्स करके एक टूल होता है, पीपी एड्स ले लो और आप जाके देख सकते हो कि यूएस में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किस में क्या चल रहा है। आप उसमें रिसर्च करो, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, बेबी के नीड्स मिल जाएंगे, आपको क्या कपड़े चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और भी क्या नए प्रोडक्ट जो आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी आपको आइडियाज़ वहाँ से मिलने चालू हो जाएंगे। पीपी एड्स हो गया, फिर आपके बाद मीनिया करके एक रिसर्च टूल है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जैसे आप, सबसे बड़ा फ्री टूल मैं आपको बताऊँ तो फेसबुक का एड लाइब्रेरी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेसबुक का एड लाइब्रेरी खोलना है, फेसबुक के एड लाइब्रेरी में आपको डालना है, आप यूएस डाल दो लोकेशन, और वहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है, फैशन में है फैशन डालो, उसके सारे फैशन से रिलेटेड एड्स आ जाएंगे, डिज़ाइन दिख जाएंगे लोग क्या बेच रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको मान लो आपको अगर प्लांट्स भी बेचना है, प्लांट पॉट भी बेचना है, उसके रिलेटेड कुछ ना कर वो डाल दो, ठीक है। अगर आपको होम डेकोर के थ्रू कुछ करना है तो होम डेकोर डाल दो, आपको नए प्रोडक्ट पता चल जाएंगे वहाँ क्या चल रहा है। तो रिसर्च करना बहुत आसान है, अपने सराउंडिंग्स में देखनी है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी खोलिए, लोकेशन डालिए, इंडिया में देख लीजिए लोग क्या बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा तो है, मैंने तो ये बता दिया कि आप ऐसा तो नहीं है कि एक फ्लावर प्लॉट एक ही ब्रांड बेच सकता है, वैसे कई ब्रांड बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ये सोच दो कि मैं कॉपी कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, आपको जिसमें नया लेके आ जाइए, ठीक है। तो आई थिंक प्रोडक्ट आप अपने सराउंडिंग में भी देखिए, और आपको नहीं समझ में आना तो आप देख सकते हो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो दूसरे लोग देखने के लिए आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी प्रेजेंट है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रखर भाई इतना बढ़िया ज्ञान देने के लिए, एंड आई होप कि लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो बाकी आप प्रखर भाई को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं भाई से। आई होप कि आप अपने बिजी टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के रिप्लाई कर दो अगर कुछ जेन्युइन कंसर्न हुआ हमारी ऑडियंस में से किसी का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, और पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।